नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। भारत और जापान ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति में योगदान देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की सफलतापूर्वक लड़ाकू फायरिंग की। केंद्र ने कई राज्यों से नागरिक सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए बुधवार को मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से जमीनी स्तर पर पुलिस की दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कर्नाटक 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में सबसे आगे। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। श्री पुतिन ने निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की और भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति में योगदान की प्रतिबद्धता व्यक्त की। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता की मजबूत अभिव्यक्ति के लिए जापान सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत जापान रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने में जापान के योगदान के लिए जनरल नकातानी की प्रशंसा की। श्री सिंह ने भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को अस्थिर करते हैं। जापान के रक्षा मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए भारत को पूर्ण समर्थन की पेशकश की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के परिदृश्य में एक और कड़ा कदम उठाते हुए भारत ने चेनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि सिंधु नदी से पानी के प्रवाह को रोकने संबंधी निर्णय के बाद बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी के प्रवाह को भारत ने रोक दिया है। भारत अब झेलम नदी के किशनगंगा बांध पर भी इसी प्रकार का कदम उठाने की योजना बना रहा है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, नौसेना प्रमुख एडमिरल और सेना प्रमुख जनरल के साथ भी अलग अलग बैठकें की। ये बैठकें पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर हुई हैं। पाकिस्तानी हैकरों ने भारतीय रक्षा वेबसाइट को निशाना बनाया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान साइबर फोर्स समूह ने कथित तौर पर भारतीय सैन्य अभियंता सेवा तथा मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान से संवेदनशील डाटा तक पहुंच प्राप्त कर ली है। इससे पता चलता है कि हैकरों ने लॉगिन क्रेडेंशियल सहित रक्षा कर्मियों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा समूह ने आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट को भी खराब करने का प्रयास किया। भारतीय नौसेना तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन
MIGM की सफलतापूर्वक लड़ाकू को फायरिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO, भारतीय नौसेना और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली भारतीय नौसेना की समुद्र में युद्ध क्षमताओं को और बढ़ाएगी। MIGM प्रणाली एक उन्नत नौसैनिक माइन है और इसे आधुनिक स्टील जहाजों और पनडुब्बियों के विरुद्ध भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन समुद्री जहाजों द्वारा उत्पन्न ध्वनिक, चुंबकीय दबाव जैसे प्रभावों की रिकॉर्डिंग के लिए कई सेंसर से सुसज्जित है। DRDO के अध्यक्ष समीर V. कामत ने कहा कि इस परीक्षण के साथ यह प्रणाली अब भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने ऑपरेशन चक्र V के अंतर्गत डिजिटल गिरफ्तारी मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कथित तौर पर अधिकारियों के रूप में पीड़ित से 7 करोड़ 67 लाख रुपए की उगाही की। इससे पहले अप्रैल में ब्यूरो ने देश भर में छापेमारी कर साइबर अपराधों के लिए सिम कार्ड और बैंक खातों की आपूर्ति करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हाल ही में मुंबई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। CBI ने आरोपियों से डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सबूत बरामद किए हैं। अदालत ने 2 आरोपियों को 8 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज इटली के मिलान में 58वीं ADB वार्षिक बैठक के दौरान एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और व्यापार में सुगमता के लिए साहसिक पहलों के माध्यम से लगातार अनुकूल नीति और नियामक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है। इनमें दिवाला और दिवालियापन संहिता, कॉरपोरेट कर दर में कमी, GST कार्यान्वयन, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, गतिशक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान और स्टार्टअप इंडिया योजनाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में WTC फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संस्थाओं की 2,348 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। निदेशालय ने कहा है कि इन संपत्तियों में दिल्ली NCR, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गोवा में जमीन और संपत्तियां शामिल हैं। आरोप है कि समूह के मुखिया आशीष भल्ला ने निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न का वादा करके 12,000 से अधिक निवेशकों से धोखाधड़ी की। इन्हें 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच जारी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से जुड़े 2024 नीमराणा होटल फायरिंग मामले की जांच के लिए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 10 स्थानों पर छापेमारी की। अभिकरण की जांच में पता चला है कि डल्ला के सहयोगी प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों के लिए धन उगाने के लिए आतंक और हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। तलाशी के दौरान आरोपियों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। देश में सक्रिय आतंकी और गैंगस्टर का खात्मा करने के लिए जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कॉनका स्टील एंड पावर लिमिटेड और इसके मुख्य प्रबंध निदेशक संजय कुमार सुरेका से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 2 अरब 96 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इन संपत्तियों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में संपत्तियां और जमीनें शामिल हैं। सुरेका ने कथित तौर पर फर्जी कंपनियों के माध्यम से बैंक ऋण से करीब 62 अरब 10 करोड़ रुपए प्राप्त किए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंसी की मामले में आगे की जांच जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से बुधवार को नागरिक सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन और हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना शामिल है। सूत्रों ने बताया कि उपायों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को समय से पहले छिपाने का प्रावधान और निकासी योजना को अपडेट करना तथा उसका पूर्वाभ्यास भी करना भी शामिल है। मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास है जिसे
व्यक्तियों को संभावित आपात स्थितियों या गंभीर स्थितियों के लिए तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज तेलंगाना में 61 अरब रुपए की कई राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री गडकरी ने आज शाम हैदराबाद के अंबरपेट में एक जनसभा में आने वाले वर्षों में राज्य के लिए मजबूत सड़क नेटवर्क का आश्वासन दिया। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 महीने में हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग को 6 लेन बनाने की घोषणा की। एक रिपोर्ट। श्री नितिन गडकरी ने राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की केंद्र की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने किसानों को समर्थन देने के लिए राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हजारों अमृत सरोवर विकसित करने की भी इच्छा व्यक्त की। श्री गडकरी ने कहा कि आने वाले 3-4 वर्षों में तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं में कोठागुडम और मुलुगु जैसे दूर दराज के जिलों से हैदराबाद तक तीव्र संपर्क स्थापित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि न्यू ग्रीन एक्सप्रेस राजमार्ग के इंदौर और हैदराबाद गलियारे का काम अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सूरत, नासिक, कुर्नूल, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम ग्रीन फील्ड राजमार्ग का कार्य अप्रैल 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्यकुशलता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा। श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ राष्ट्रीय राजधानी में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इन आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में अधिकारियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि 60 और 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और इस समय सीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए। श्री शाह ने यह भी निर्देश दिया कि जघन्य अपराधों के मामलों में सजा की दर कम से कम 20% तक किए जाने के प्रयास होने चाहिए। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पिछले वर्ष जुलाई में लागू हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले को इस महीने की 15 तारीख के लिए सूचीबद्ध किया है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने न्यायालय द्वारा कुछ चिंताएं व्यक्त किए जाने के बाद संशोधन अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाने का निर्णय लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में रात 9:30 बजे अत्यधिक गर्मी के दौरान सुरक्षित रहना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जेनामणि और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश इस परिचर्चा में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता केवी राबिया के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि साक्षरता में सुधार के लिए केवी राबिया के अग्रणी कार्य को सदैव याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। पंजाब सरकार ने हरियाणा को उनके हिस्से से अधिक पानी नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि पंजाब ने मानवीय आधार पर हरियाणा को जो 4,000 क्यूसेक पानी दिया गया है वो जारी रहेगा। पानी के मुद्दे पर आज विधानसभा के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। इससे पहले पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने विशेष सत्र के दौरान प्रस्ताव पेश किया। खेलो इंडिया गेम्स में गया में तैराकी के मुकाबले में कर्नाटक आज 7 में से 4 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में अदिति सतीश हेगड़े ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीतने के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में इस समय सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने 15 ओवर में 6 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। भारत और जापान ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति में योगदान देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की सफलतापूर्वक लड़ाकू फायरिंग की।
केंद्र ने कई राज्यों से नागरिक सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए बुधवार को मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से जमीनी स्तर पर पुलिस की दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।